Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फास्फेटिक फर्टिलाइजर एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो फास्फोरस को पढ़ने के लिए उसकी केमिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं हमको बहुत डीप केमिस्ट्री पढ़नी है, लेकिन थोड़ी केमिस्ट्री हमको आनी चाहिए। अगर हम इसकी केमिस्ट्री नहीं समझ रहे फास्फोरस की, तो फिर हमको उसके रिएक्शंस और उसको जो फर्टिलाइजर्स हैं उसकी प्रॉपर्टी समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। और फास्फोरस क्या है, बहुत हाईली रिएक्टिव है और ये एलिमेंटल फॉर्म में इसका मिलना बहुत मुश्किल है और तुरंत क्या करता है, रिएक्शंस करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो हम फर्टिलाइजर में जो फास्फोरस को इंडिकेट करते हैं वो P2O5 पेंटा ऑक्साइड फॉर्म में, इसलिए हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन सॉइल में और प्लांट में जब हमें फास्फोरस निकालना होता है तो उसे एलिमेंटल फॉर्म में करते हैं, P में करते हैं। तो चूंकि रिएक्शंस इसके बहुत हाई होते हैं फास्फोरस के और बहुत चीज़ों के साथ रिएक्शन करता है, बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता है, तो इसलिए हमें इसके कुछ जो कंपाउंड्स बनते हैं वो अलग अलग नाम के होते हैं। तो वो नाम हमें पता होना चाहिए। अगर वो नाम हमें नहीं पता है तो हमको ये समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगी कि इसके अंदर कौन सा कंपाउंड है। तो जो जनरल जो कंपाउंड्स हैं फास्फोरस के, जो समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इसको पहले समझ लेते हैं, इसके बाद जो है हम फास्फोरस के फर्टिलाइजर पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। फास्फोरस जो है बहुत सारे एसिड्स बनाता है, बहुत एसिड्स हैं, इसकी बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है हमारे फर्टिलाइजर के लिए वो है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब ये जो एसिड है ये क्या करता है, हाइड्रोजन को लूज करके H2O4, एक हाइड्रोजन को लूज करेगा तो H2O4 बनाएगा, फर्दर एक को करेगा तो HPO4 बनाएगा, और सारे ही अगर लूज कर देगा तो PO4 बनाएगा। तो जो ये H2PO4 और HPO4 बने, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट। तो प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट H2PO4 है एंड सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट HPO4 है। तो आपको ये पता होना चाहिए प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट एंड सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट। तो प्लांट जो एब्जॉर्ब करता है प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट एंड सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट को करता है, इस वाले फॉस्फेट को नहीं करता। ये डबल माइनस होगा, ये सिंगल माइनस होगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन लूज करेगा उसके ऊपर एक माइनस चार्ज आता जाएगा। तो ये समझना जरूरी है, प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट एंड सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट। तो फर्टिलाइजर में अगर ये आयन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो प्लांट उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करेगा। अगर नहीं है तो जब कन्वर्ट होंगे इस आयन में तभी प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेगा। सेकेंड है पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। पॉलीफॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आएगा। तो देखिए, मैंने बताया है कि फास्फोरस के बहुत एसिड्स बनते हैं और फास्फोरस का जो कंडेंसेशन होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस जुड़ जाता है। तो ये एक मॉलिक्यूल के साथ दो, दो के साथ तीन, इस तरह से कई सारे मॉलिक्यूल जुड़ते जाते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो जो पॉलीफॉस्फोरिक एसिड होता है उसमें प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट के जनरली पॉलीमराइजेशन होता है। अभी जब फर्टिलाइजर आएगा तब इसका नाम आएगा कि पॉलीफॉस्फोरिक एसिड कहाँ यूज हो रहा है। देन रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट जितने भी फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं उसमें सब में अधिकतर रॉक फास्फेट यूज हो रहा है। जितने भी फास्फेट नाम के हैं, सुपर फास्फेट है, डबल सुपर फास्फेट है, ट्रिपल सुपर फास्फेट है। तो जो फास्फेट, सुपर फास्फेट जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और जो सुपर फास्फेट क्या होता है, जब हम रॉक फास्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मैं रॉक फास्फेट को लिख देता हूं Rp प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको सुपर फास्फेट बोलते हैं। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सुपर फास्फेट जो वर्ड है किसके लिए यूज किया जाता है? सुपर फास्फेट वर्ड इज यूज फॉर ऑल दूस कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ रॉक फास्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो भी SSP बनी है, सिंगल सुपर फास्फेट, वो इसी रिएक्शन से बनी है। तो अब रॉक फास्फेट क्या है? नेचुरल डिपॉजिट है। ये सॉफ्ट अर्थ में होता है, हार्ड रॉक्स में होता है, पेबल्स में रहता है। तो ये जो एक्चुअल में डिपॉजिट है, तो ये इसमें बहुत दूसरे मिनरल्स भी रहते हैं। फास्फोरस रहता है, कैल्शियम रहता है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, फ्लोराइड है, बहुत सारे इसमें रहते हैं। तो जब रिएक्शंस होता है तो फास्फोरस जो है इस फास्फेट आयन में कन्वर्ट होता है, उसके बाद उसकी एबिलिटी होती है। लेकिन जो मिनरल मेन है रॉक फास्फेट में वो है एपेटाइट। तो ये किसी एग्जामिनेशन में पूछा सकता है कि रॉक फास्फेट का मेन मिनरल क्या है। देखिए, रॉक फास्फेट बहुत सारे मिनरल का मिक्सचर है, इसलिए उसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता।
जब कोई कंपाउंड मिक्सचर होता है तो उसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता है, लेकिन उसका जो मेन मिनरल है उससे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं या उसको उससे इंडिकेट कर सकते हैं। तो रॉक फॉस्फेट का जो मेन मिनरल है वो है एपेटाइट, और एपेटाइट का जो फार्मूला है 3Ca3PO4 होल ट्वाइस, एक्चुअली 3Ca3 जो है ट्राई कैल्शियम फास्फेट है, अभी इसको बताएंगे ट्राई कैल्शियम फास्फेट, और इसके साथ कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड होते हैं। तो ये जो 4 कंपोनेंट ट्राई कैल्शियम फास्फेट के साथ रहते हैं। तो इसका इन जनरल फार्मूला इन सबको ऐड करके बना दिया गया है C10PO4 होल 6 F क्लोरीन हाइड्रोक्सी का ट्वाइस देन कार्बोनेट। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रॉक फॉस्फेट का मेन मिनरल क्या है, दैट इज एपेटाइट। फिर है साइट्रिक एसिड। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं फास्फेटिक फर्टिलाइजर का, तो कितना सॉल्यूबल है वो 2% साइट्रिक एसिड में, उसके बेस पे करेंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमें जानना जरूरी है कि साइट्रिक एसिड क्या होता है। साइट्रिक एसिड नेचुरल एसिड है और वीक ऑर्गेनिक एसिड है, और साइट्रस फ्रूट्स जो नींबू वाले हैं उसमें ये रहता है साइट्रिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। और इसका जो फॉर्मूला है C6H8O7, तो किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और ये साइट्रिक एसिड चिलेटिंग सब्सटेंस का काम भी करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट में चिलेशन का। और ये 2 प्रॉपर्टी है, एक तो ऑर्गेनिक है, दूसरा वीक है। फिर मोनो कैल्शियम फास्फेट, जो भी हमने बात कर रहे थे ट्राई कैल्शियम फास्फेट की, तो देखिए जो H2PO4 जब कैल्शियम से रिएक्ट करता है तो बनता है मोनो कैल्शियम फास्फेट। जब HPO4 मतलब सेकेंडरी आर्थोफॉस्फेट करता है तब बनता है डाई कैल्शियम फास्फेट, और जब PO4 रिएक्ट करता है कैल्शियम से तब बनता है ट्राई कैल्शियम फास्फेट। तो ये टर्म्स आपको जानने बहुत जरूरी हैं। और इसमें जो सॉल्युबिलिटी होती है वो मोनो कैल्शियम फास्फेट की सबसे ज्यादा होती है, डाई कैल्शियम फास्फेट की उससे कम होती है, और ट्राई कैल्शियम फास्फेट की सबसे कम होती है। इसका मतलब कोई जो फर्टिलाइजर है अगर वो वाटर सॉल्युबल है तो उसके अंदर कौन सा फास्फेट होगा, मोनो कैल्शियम फास्फेट। तो ये आपको जानना जरूरी है कि जितने भी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स हैं उसमें मोनो कैल्शियम फास्फेट है, और जो साइट्रिक एसिड सॉल्युबल है उसमें कौन सा है, डाई कैल्शियम फास्फेट है। और जो ट्राई कैल्शियम फास्फेट है ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत लेट होती है, बहुत एसिड्स के रिएक्शन करने के बाद होती है। और यही ट्राई कैल्शियम फास्फेट किस में होता है, एपेटाइट मिनरल में होता है। इसी कारण से एपेटाइट की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थे, कुछ आपको पता होने चाहिए थे, केमिस्ट्री के वर्ड जिसे हम कह सकते हैं, थोड़ी सी केमिस्ट्री। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स का। तो जो हम फास्फेटिक फर्टिलाइजर को क्लासिफाई करते हैं वो उसका जो बेस है वो है सॉल्युबिलिटी, कि वो कितना सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है। अगर वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो फिर हम उसकी सॉल्युबिलिटी देखते हैं साइट्रिक एसिड में। और जो मैंने भी आपको बताया साइट्रिक एसिड का फार्मूला C, जिसमें कार्बन रहता है, और अगर साइट्रिक एसिड में भी सॉल्युबल नहीं है तो थर्ड कैटेगरी बनती है कि नाइदर सॉल्युबल इन वाटर नॉर इन साइट्रिक एसिड। तो ये क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। और थोड़ा सा इनके प्रॉपर्टी भी जानेंगे। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फास्फेटिक फर्टिलाइजर। नंबर 1 इज वाटर सॉल्युबल। अब देखिए जो वाटर सॉल्युबल में मैंने बताया था कि 3 तरह के हैं, मोनो कैल्शियम फास्फेट, डाई कैल्शियम एंड ट्राई कैल्शियम। तो इसमें जो वाटर सॉल्युबल होता है वो मोनो कैल्शियम फास्फेट होता है, MCP, दैट इज CaH2PO4 होल ट्वाइस। जिसमें ये कंपाउंड होगा फर्टिलाइजर वो सारे जो हैं सॉल्युबल होंगे। या अमोनियम फास्फेट हो। अब अमोनियम फास्फेट में NH4 H2PO4 भी होता है, और NH4 होल ट्वाइस HPO4, ये दोनों ही सॉल्युबल हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल होंगे या तो उसमें मोनो कैल्शियम फास्फेट होगा या अमोनियम फास्फेट होगा। तो किसी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि वाटर सॉल्युबल में कौन सा फास्फेट होता है, तो मोनो कैल्शियम फास्फेट या अमोनियम फास्फेट। अब जितने फर्टिलाइजर्स हैं देखिए, SSP सिंगल सुपर फास्फेट, अभी प्रॉपर्टीज की बाद में डिस्कस करेंगे। डबल सुपर फास्फेट, ये देखिए कैल्शियम फास्फेट नहीं है, डबल कैल्शियम फास्फेट नहीं है, ये डबल सुपर फास्फेट है। देन ट्रिपल सुपर फास्फेट, देन मोनो अमोनियम फास्फेट, देन डाई अमोनियम फास्फेट, देन
अमोनियम फास्फेट सल्फेट, अमोनियम फास्फेट सल्फेट, ये जितने भी हैं फर्टिलाइजर जिसमें अमोनियम फास्फेट है या मोनो कैल्शियम फास्फेट है, वो क्या है, वाटर सॉल्युबल है। अब जिसमें डाई कैल्शियम फास्फेट होगा वो साइट्रिक एसिड में होंगे, और जिनमें ट्राई कैल्शियम फास्फेट होगा वो किसी में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो सेकेंड टाइप के जो हैं वो है सॉल्युबल इन 2% साइट्रिक एसिड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसिड सॉल्युबल फर्टिलाइजर किस एसिड में सॉल्युबल हम टेस्ट करते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, साइट्रिक एसिड। और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 2%। तो 2% मतलब यह है कि 2 ग्राम हमने साइट्रिक एसिड लिया, उसको सॉल्यूशन 100 ml में बना लिया, तो वो बन जाएगा 2%। या जो इसकी दूसरी सॉल्युबिलिटी निकालते हैं वो निकालते हैं न्यूट्रल नॉर्मल, जिसकी नॉर्मलिटी 1 है, नॉर्मल है, न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, या तो इसमें सॉल्युबल हो या न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसीटेट का जो सॉल्यूशन बनता है CH3CONA NH4, उसके न्यूट्रल सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो, जिसकी pH मतलब 7 मेंटेन कर रखी हो। तो ये जो फर्टिलाइजर होंगे ये किस वाले होंगे, जिसमें डाई कैल्शियम फास्फेट होगा। जो डाई कैल्शियम फास्फेट कौन सा है, CaHPO4, जिसमें ये कैल्शियम फास्फेट वाला होगा, वो क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये जो जनरली है ये है बेसिक स्लैग। अब इसको भी डिस्कस करेंगे, बेसिक स्लैग को भी। फिर थर्ड है जो किसी में सॉल्युबल नहीं है, नाइदर इन वाटर नॉर इन एसिड, नाइदर इन वाटर नॉर इन साइट्रिक एसिड। तो अब इसका मतलब इसमें कौन सा होगा, इसमें ट्राई कैल्शियम फास्फेट वाले होंगे, TCP ट्राई कैल्शियम फास्फेट, जो कि CA3PO4 वोल्ट ट्वाइस। तो ये देखिए TCP क्या है, एपेटाइट है, और एपेटाइट किस में होता है, रॉक फास्फेट में। तो इसका मतलब कौन सा आएगा इसमें, रॉक फास्फेट। तो ये रॉक फास्फेट क्या है, ना तो वाटर में सॉल्युबल होता है ना एसिड में। इसी तरह से कुछ फर्टिलाइजर बोन मील से ही बनाए जा रहे हैं, बोन्स को इकट्ठा करके, और बोन में क्या होता है, कैल्शियम फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको यूज करते हैं बोन मील को। तो बोन मील भी क्या है, ये भी सॉल्युबल नहीं है वाटर में और साइट्रिक एसिड में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से फर्टिलाइजर हैं, साइट्रिक एसिड में कौन से हैं, और जो ना तो वाटर में है ना साइट्रिक एसिड में है। अब देखिए प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर की। तो देखिए ये जैसे हम इसको अप्लाई करते हैं वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और प्लांट को अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर हमको प्लांट की ग्रोथ जल्दी चाहिए, क्विक ग्रोथ चाहिए, तब ये बहुत अच्छे फर्टिलाइजर हैं। तो ये क्या करते हैं, क्विक ग्रोथ करते हैं, प्लांट की रैपिड ग्रोथ। दूसरा, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए बहुत अच्छे हैं ये, क्योंकि कोई क्रॉप मान लीजिए 70 डेज 80 डेज 90 डेज में मैच्योर हो रही है, तो उसको फास्फोरस जल्दी चाहिए। और फास्फोरस के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, सॉइल में फिक्स हो जाता है। हाई पीएच पे, pH 7 से ज्यादा है तो कैल्शियम फास्फेट बना लेता है इनसॉल्युबल कंपाउंड, तब अवेलेबल नहीं होता। अगर pH 7 से कम है तो एल्युमिनियम का फास्फेट आयरन फास्फेट बनाता है, ये इनसॉल्युबल होते हैं, तो प्लांट को अवेलेबल नहीं होता। और अगर pH न्यूट्रल है तो किले और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ भी इनसॉल्युबल कंपाउंड बना लेता है। तो फास्फोरस के साथ बहुत प्रॉब्लम है। तो जब हम फास्फोरस को अप्लाई करते हैं तो वो बहुत चांस होता है कि अवेलेबल ना हो और इनसॉल्युबल कंपाउंड में चेंज हो जाए। लेकिन अगर मोनो कैल्शियम फास्फेट उसमें है तो वाटर में सॉल्युबल रहेगा, हालांकि कन्वर्ट होता है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए कन्वर्जन से पहले ही प्लांट को एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जिसमें हमें क्विक ग्रोथ चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप, उसमें ये हेल्पफुल है। तीसरा देखिए क्या है कि ये जो वाटर सॉल्युबल फास्फेट, ये न्यूट्रल अल्कलाइन सॉइल में अच्छा वर्क करते हैं, क्योंकि ये एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसमें फास्फोरिक जो एसिड का जो पार्ट है वो एसिडिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है न्यूट्रल टू अल्कलाइन सॉइल में इसको हमें यूज करना चाहिए, न्यूट्रल टू अल्कलाइन सॉइल में। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि अगर हम इसको एसिडिक सॉइल में यूज करेंगे तो ये फास्फेट जो है अभी जो कैल्शियम के साथ है या अमोनियम के साथ है, वो किसके साथ हो जाएगा एसिडिक सॉइल में, एल्यूमिनियम या आयरन के साथ कंपाउंड बना लेगा, और वो कंपाउंड इनसॉल्युबल हो जाएंगे और प्लांट को अवेलेबल नहीं होंगे। तो जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर हैं हमें ट्राई करना चाहिए किसमें डालें, न्यूट्रल टू अल्कलाइन सॉइल में, जिनकी pH 7 से ज्यादा है। जो साइट्रिक एसिड सॉल्युबल हैं इनको एसिडिक सॉइल में यूज करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो सॉल्युबिलिटी बनती है, एक तो ये बेसिक स्लैग क्या है, इसकी pH हाई होती है, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑलरेडी बेसिसिटी करता है ये,
और बेसिक स्लैग का जो इक्विवेलेंट है कैल्शियम कार्बोनेट अबाउट 70% है। तो इसलिए ऐसे अगर चूंकि पीएच को रेज करते हैं तो हम हाई पीएच वाली सॉइल में ना डालें, अल्कलाइन सॉइल में किस में डालें, एसिडिक सॉइल में डालें। तो ये एसिडिक सॉइल के लिए सही है। अब फिर क्या करते हैं, जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो धीरे 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 इनका जो है सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, रिलीज होते हैं, तब प्लांट को अवेलेबल होते हैं। तो लॉन्गर ड्यूरेशन क्रॉप के लिए ये अच्छे फर्टिलाइजर हैं। लॉन्गर ड्यूरेशन क्रॉप जैसे कि शुगर केन, उसमें ये अच्छा काम करेगा बेसिक स्लैग। और शॉर्ट ड्यूरेशन में हमारी जनरली सीरियल्स रहते हैं, राइस है, वीट है, मेज है, पल्सेस हैं, मिलेट्स हैं। और अगर ये सॉल्युबल फर्टिलाइजर देखते हैं हम रॉक फॉस्फेट बोन मील वाले, जो बहुत टाइम लेते हैं सॉल्युबिलिटी में, इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत पुअर होती है। सॉइल में इनको पहले तो बहुत मिक्स कर देना चाहिए हैरो चला के या प्लाऊ करके। दूसरा, ग्रीन मैन्योर भी ग्रो करनी चाहिए ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करे। तो ये जो फर्टिलाइजर हैं इनको बहुत ही एसिडिक सॉइल में, वेरी एसिडिक सॉइल में यूज करना चाहिए इनको, वेरी एसिडिक सॉइल। तो जब इनको बहुत एसिडिक सॉइल में हम जो यूज करेंगे तभी इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर हम नॉर्मल सॉइल में कर देंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बहुत स्ट्रांगली एसिडिक सॉइल है उसमें इनको हम यूज करें। अपनी कंट्री में जैसे केरला है या मेघालय है, बहुत एसिडिक सॉइल है, वहां इनको हम यूज कर सकते हैं। तो और इनको हैवी क्वांटिटी में यूज करना चाहिए ताकि इनका जो अंदर का फास्फोरस है धीरे धीरे सोलुलाइज होकर के एसिड से रिएक्शन करेंगे। रॉक फॉस्फेट का जो एपेटाइट मिनरल है वो एसिड से रिएक्शन करेगा, तब फास्फोरस रिलीज होगा, तब जो है फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये जनरली प्लांटेशन क्रॉप के लिए सही रहते हैं। अब प्लांटेशन क्रॉप कौन सी हैं, जैसे टी है, चाय है, कॉफी या रबर, ये प्लांटेशन में हम इनको यूज करेंगे तो इन फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी अच्छी होगी। अगर आप ये रॉक फॉस्फेट को नॉर्मल सॉइल में यूज कर देंगे तो ये सॉल्युबलाइज ही नहीं होगा, क्योंकि इसको सॉल्युबलाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। तो आपको समझ में आया होगा कि जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हैं वो 3 तरह के हैं, और जो तीनों का जो कंटेंट है वो डिसाइड कर रहा है उसमें कैल्शियम फॉस्फेट कौन सा है। अगर मोनो कैल्शियम फॉस्फेट है, समझ लीजिए इसको मोनो कैल्शियम फॉस्फेट है, ये वाटर सॉल्युबल है। डाई कैल्शियम फॉस्फेट ये एसिड सॉल्युबल है, और ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट इनसॉल्युबल है और इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो हम मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया में फर्टिलाइजर्स की, चाहे एसएसपी है, डीएपी है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट हैं या अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट हैं, ये सारे वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर हैं। और जो दूसरे हैं जैसे बेसिक स्लैग है, ये स्टील इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है, ये जो है एसिडिक सॉइल में है, तो इसको हम रिक्लेमेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं एसिडिक सॉइल में, और फास्फोरस कंटेंट भी मिल जाता है। और जो रॉक फॉस्फेट है वो नेचुरल डिपॉजिट है, बोन मील का भी इकट्ठे किया जाता है, तो इनको हमको बहुत एसिडिक सॉइल है उसमें यूज करना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से फर्टिलाइजर में क्या कंटेंट होता है, उनकी क्या प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी, और उनको किस तरह की क्रॉप में यूज करना चाहिए। तो एक चीज का जरूर ध्यान रखें, जो रॉक फॉस्फेट है इसको सॉइल में बहुत मिक्सिंग करनी जरूरी है ताकि जो एसिड्स हैं सॉइल के वो इसके साथ रिएक्ट करें। अगर हमने सरफेस पे डाल दिया और सॉइल के नीचे नहीं गया तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो एसिडुलेटिंग होती है, जब एसिड रिएक्शन करता है रॉक फॉस्फेट पे, तभी जो है फास्फोरस रिलीज होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि प्लांटेशन क्रॉप के लिए कौन सा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर अच्छा है, शुगर केन के लिए कौन सा अच्छा है, या सीरियल्स के लिए कौन सा फर्टिलाइजर अच्छा है। तो ये अभी हमने 3 तरह के फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो फर्टिलाइजर हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हैं, सिंगल सुपर फास्फेट है या ट्रिपल सुपर फास्फेट है या डीएपी है, एमएपी है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसको जो है नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट में हमने केवल इतना डिस्कस किया कि क्या कीवर्ड्स हैं केमिस्ट्री के और कितने तरह के फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं। जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं उसको सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लंबा हो सकता है। तो लेक्चर लंबा ना हो, लेंदी ना हो, इसलिए उसको हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो ये उस सेकंड पार्ट को आप जरूर देखें, तभी इसकी कंटिन्यूटी आपको लगेगी। तो ये जो लेक्चर है, इससे पहले एक फास्फोरस का भी लेक्चर आप देखें जो अपलोड कर रखा है।
तो भी तभी आप इसको सही ढंग से समझ पाएंगे। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स का शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।